हेलो मूवी लवर्स, स्वागत है आपका KR मूवीज चैनल पर। और आज हम बात करने वाले हैं स्क्विड गेम के सीजन 3 के बारे में। सीजन 3 लड़ाई से शुरू होता है और पता चलता है कि खिलाड़ी अब इस खेल के गार्डों के सामने सरेंडर कर चुके हैं। इस लड़ाई के बाद सिर्फ 60 खिलाड़ी जिंदा बचे हैं और इस लड़ाई में कई गार्ड भी मारे गए हैं। इस लड़ाई के बाद गीहुन को हथकड़ी लगाकर बिठाया जाता है और उसे खेल के अलावा किसी भी और चीज में हिस्सा लेने की परमिशन नहीं है। यहाँ सभी लोग उसके सामने अपनी हार का दुख मनाते हैं और उन्हें बताते हैं कि उन्होंने ली की वजह से लड़ाई हार ली है। ली बंदूकें लेने नीचे आया था और डर के मारे ऊपर जा ही नहीं पाया। इस तरह इन लोगों के हथियार खत्म हो गए और वे लड़ाई हार गए। यहाँ जादूगरनी भी आती है और गीहुन को बहुत चिढ़ाती है और कहती है कि मैंने तुमसे कहा था कि इससे कुछ नहीं होगा। गुस्से में गीहुन उसका गला पकड़ लेता है और दबाना शुरू कर देता है। सभी लोग मिलकर जादूगरनी को बचाते हैं, लेकिन गीहुन का गुस्सा बहुत ज्यादा था। उसने पूरी रात ली को घूरते हुए बिताई और अब ली भी उसकी आंखों से डरने लगा था। खैर, जब वोटिंग फिर से शुरू हुई तो पता चला कि ज्यादातर खिलाड़ी अभी भी इस खेल को जारी रखना चाहते थे। गीहुन और भी ज्यादा दुखी हो गया। खैर, अब उन्हें खेल खेलना था। जैसे ही वे सुबह खेल के कमरे में खेलने के लिए आगे बढ़े, गलियारे से गुजरते हुए उन्होंने उन लोगों के बेजान शरीर लटके हुए देखे जो कल की लड़ाई में मारे गए थे, और ये नज़ारा सभी में डर पैदा करने के लिए काफी था। खैर, खेल के कमरे में जाने के बाद खेल के नियम समझाए गए। यहाँ एक बहुत बड़ी गेंद रखी थी जिसके अंदर 2 रंगों की गेंदें थीं, में लाल और एक नीली। हर व्यक्ति को एक गेंद उठानी थी। जो भी गेंद उसे मिलती वो उस टीम का हिस्सा बन जाता। लाल गेंदों वाली टीम को रेड टीम कहा जाता था और नीली गेंदों वाली टीम को ब्लू टीम। दूसरी ओर हमें नो यूल दिखाया गया, वही गार्ड जो पिछले सीजन में जानबूझकर खिलाड़ियों को मारती थी ताकि खेल के आयोजक उनके अंगों की तस्करी न कर सकें। उसने आज एक खिलाड़ी को नहीं मारा, गार्डों ने उसे उठा लिया। इस आदमी को मरा हुआ मानकर जब उसे अंग निकालने के लिए अंग कक्ष में ले जाया गया तो नोयूल वहां आई। नोयूल ने गार्डों को गोली मार दी और डॉक्टर को उसका इलाज करने का आदेश दिया और उसने ये भी धमकी दी कि अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो मैं तुम्हें भी मार दूंगी। अब खेल के लिए 2 टीमें पहले से ही बन चुकी थीं। पता चला कि ये हाइड एंड सीक जैसा खेल है। खेल के गार्ड निर्देश देते हैं कि ब्लू टीम को इस समय छिपना होगा और रेड टीम के खिलाड़ियों को ब्लू टीम के खिलाड़ियों को पकड़ना और मारना होगा। रेड टीम के हर खिलाड़ी के लिए एक ब्लू टीम खिलाड़ी को मारना जरूरी है, नहीं तो कोई भी रेड टीम खिलाड़ी जो खेल के अंत तक एक ब्लू टीम खिलाड़ी को मारने में फेल होता है उसे मार दिया जाएगा। रेड टीम के सभी खिलाड़ियों को मारने के लिए चाकू दिए गए थे, जबकि ब्लू टीम को यहाँ चाबियां दी गई थीं। ये उन दरवाजों की चाबियां थीं जो अंदर बने थे और वे उनसे छिपकर अपनी जान बचा सकते थे। इसीलिए इस खेल का नाम कीज एंड नाइव्स था। हमें दिखाया गया कि गीहुन के पास इस समय एक चाकू था क्योंकि वो रेड टीम में था, जबकि ली, जिस पर वो सबसे ज्यादा गुस्सा था, वो ब्लू टीम में था और वो उसे भी मार सकता था। इसीलिए ली बहुत डरा हुआ था। अब आखिरकार हमें जून हो का एक सीन भी दिखाया गया। जून हो, जो अभी भी स्क्विड गेम के द्वीप की तलाश कर रहा है, उसकी असफलता का सबसे बड़ा कारण उसका एक साथी भी है जो उसे गुमराह कर रहा है, क्योंकि ये साथी उसके भाई इनहो द्वारा भेजा गया आदमी है जो फ्रंटमैन भी है। इनहो ने उस आदमी को जून हो के साथ एक स्पेशल प्लान के तहत अपने भाई की रक्षा करने और इस द्वीप को छिपाए रखने के लिए रखा था। खैर, हमें फिर से खेल का सीन दिखाया गया। खेल में ब्लू टीम के सभी खिलाड़ी शोर कर रहे थे क्योंकि उनके मरने और हारने की संभावना ज्यादा थी। इसीलिए टीम के गार्ड उन्हें बताते हैं कि अगर आप चाहें तो रेड टीम के किसी भी सदस्य के साथ खुद को बदल सकते हैं। ज्यादातर खिलाड़ियों ने ऐसा करने की कोशिश की, लेकिन वे फेल रहे। अब खेल के गार्डों ने ब्लू टीम के सभी सदस्यों को पहले खेल के मैदान के अंदर जाने के लिए कहा ताकि उन्हें छिपने का मौका मिल सके। ये मैदान एक भूल भुलैया की तरह था जिसमें कई कमरे थे और उनके दरवाजे बंद थे। इन लोगों को एक दरवाजे की चाबी दी गई थी और उन्हें सही दरवाजा ढूंढना था और उस कमरे में छिपना था। हमें यहाँ दिखाया गया कि डैनी जो प्रेग्नेंट थी उसे अभी भी केट और जंग मदद कर रहे थे। अब बाहर दिखाया गया कि रेड टीम के सभी सदस्य अंदर जाने के लिए तैयार थे और गीहुन सिर्फ ली को मारने के लिए जुनूनी था। ली भी ये जानता था, इसलिए वो अपनी जान बचाने के लिए जितनी जल्दी हो सके छिपने की कोशिश कर रहा था। रेड टीम के कुछ खिलाड़ी ऐसे थे जिनमें किसी को मारने की हिम्मत बिल्कुल नहीं थी, इसलिए उन्होंने ड्रग्स का सेवन किया और फिर अपने शिकार ब्लू टीम के सदस्यों की तलाश शुरू कर दी। गीहुन इस समय ली की तलाश कर रहा था, जबकि दूसरी ओर ये दिखाया गया कि ब्लू टीम के सदस्य किसी तरह दरवाजों को खोलने की कोशिश कर रहे थे। ऐसी सिचुएशन में वे देखते हैं कि दरवाजों के तालों पर खास तरह के आकार हैं
और उनकी चाबियों पर भी ऐसे ही आकार हैं। इसका मतलब है कि वे सिर्फ त्रिकोण निशान वाले दरवाजों को त्रिकोण चाबियों का इस्तेमाल करके खोल सकते थे। यहाँ हमने केट, जंग और डैनी को देखा जिनके पास तीनों तरह की चाबियां थीं और वे इसे देखकर खुश थे क्योंकि अब वे कोई भी दरवाजा खोल सकते थे और अपनी जान बचा सकते थे। वे खास दरवाजा भी खोल सकते थे जिसे तीनों चाबियों से खोला जा सकता था और वे वहां से सीधे अपनी जान बचा सकते थे और इस तरह डैनी को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। वे दोनों अब केट पर भरोसा करते हैं और उसे अपनी चाबियां दे देते हैं ताकि वो जल्दी से खास दरवाजा ढूंढ सके और वापस आ सके। अब ये तीनों यहाँ से भाग रहे हैं जब अचानक डैनी फिसल जाती है और उसके पेट में चोट लग जाती है। इसी बीच रेड टीम का एक सदस्य यहाँ आता है जो इन तीनों में से एक को मारने की धमकी देता है। यहाँ केट लड़ते हुए उसे मार देती है और फिर वो डैनी को सहारा देते हुए आगे बढ़ती है। 2 लड़के ऐसे भी थे जिन्होंने अपना टारगेट पूरा कर लिया था, लेकिन फिर उन्होंने तय किया कि वे और लोगों को मारेंगे ताकि खेल में और भी कम लोग हों और उन्हें पैसे का एक बड़ा हिस्सा मिल सके। यहाँ दिखाया गया कि गी हुन ने आखिरकार ली को देखा और वो उसे जल्दी से मारने के लिए उसके पीछे भागा, लेकिन ये पता चला कि वो कोई और लड़का था जो ली जैसा दिखता था। ली उससे बार बार बच रहा था। ली अब गी हुन से खुद को बचाते हुए फिर से भाग रहा था। रेड टीम के एक और सदस्य ने उसे पकड़ लिया और उसने अपने चाकू को उसकी टांग पर घुसा दिया, लेकिन इससे पहले कि वो उसे मार पाता, ली उस आदमी को लात मारकर यहाँ से चला जाता है। यहाँ हम डैनी को देखते हैं। उसका डिलीवरी का टाइम भी आ गया था और वे अब इस कमरे में उसे जन्म देने में मदद करने लगे। ये दिखाया गया कि डैनी ने एक बच्ची को जन्म दिया जिससे दोनों बहुत खुश हो गए और यहाँ जंग ने भी अपने बालों में छिपे एक चाकू की मदद से डैनी की गर्भनाल काट दी। अब दूसरी ओर फ्रंट मैन को अपने जासूस से फोन आता है कि जून हो, उसका भाई अभी भी स्क्विड गेम के द्वीप की तलाश कर रहा है। वो अपने इरादे से पीछे नहीं हट रहा है, इसलिए फ्रंट मैन उसे बताता है कि चाहे कुछ भी हो तुम्हें उन्हें इस द्वीप तक नहीं पहुंचने देना चाहिए और अगर वे किसी तरह यहाँ पहुंचने में सफल होते हैं तो सभी को मार डालो। दूसरी ओर ये दिखाया गया कि जिस आदमी को नो यूल ने बचाने की कोशिश की थी उसे भी होश आ गया था। नो यूल अपनी पहचान उससे छिपाना चाहती थी, इसीलिए उसने अपना चेहरा मास्क से ढका हुआ था, लेकिन जैसे ही नो यूल ने यहाँ डॉक्टर को मार डाला क्योंकि उसे होश आ गया था ताकि ये आदमी डॉक्टर के रूप में खुद को छिपा सके। ये आदमी असल में उस छोटी लड़की का पिता था जो नो यूल की दोस्त थी और उस छोटी लड़की को ब्लड कैंसर था और ये आदमी अपने इलाज के लिए पैसे जीतने के लिए यहाँ आया था। खैर, सीन फिर से खेल में शिफ्ट हो जाते हैं जहाँ हमें दिखाया जाता है कि गीहुन बहुत गुस्से में था। इस समय जादूगरनी गीहुन के सामने आती है जिसे वो गुस्से में मारने वाला होता है। तब जादूगरनी उससे कहती है, तुम ली को मारना चाहते थे, है ना? मैंने उसे अभी अभी ऊपर जाते देखा है, उसकी टांग बहुत बुरी तरह जख्मी है, वो ज्यादा दूर नहीं गया होगा। ये सुनकर गीहुन उसके पास गया और यहाँ उनके बीच एक खूनी लड़ाई हुई जिसमें गीहुन ने आखिरकार ली को मार डाला। ली को फंसाने के बावजूद जादूगरनी नहीं बचती क्योंकि यहाँ एक और आदमी आता है और उसे मार देता है। डैनी और जंग को बचाते हुए केट भी खुद को बलिदान कर देती है और वे दोनों उसकी मौत से सन्न रह जाते हैं। इसी बीच जंग का बेटा भी आता है और अपनी माँ से डैनी को मारने के लिए कहता है ताकि उसकी जान बच सके, लेकिन उसकी माँ उसका साथ नहीं देती, वो डैनी को बचाती है। अब वो लड़का जबरदस्ती डैनी को मारने वाला होता है, लेकिन उससे पहले खेल का समय खत्म हो गया था और खेल के गार्ड आए और उस लड़के को उसकी माँ की आंखों के सामने गोली मार दी। मरे हुए शरीरों को यहाँ से हटा दिया गया और सभी अपने लाउंज में आ गए जहाँ गीहुन को बांध दिया गया था और सभी को उनकी जीती हुई रकम दिखाई गई। ये बहुत बड़ी थी, सभी को अच्छी रकम मिल रही थी। जंग सभी से खेल को रोकने के लिए वोट करने की है। अब लालच मत करो, सभी की जान बच जाएगी। अगर अपने लिए नहीं तो कम से कम डैनी और उस बच्ची पर दया करो जो इस खेल का हिस्सा बन गई है क्योंकि वो पैदा हुई है। लेकिन कोई उसकी नहीं सुनता। बहुत से लोग खेल जारी रखने के लिए वोट करते हैं और जंग इस फैसले से पूरी तरह टूट जाती है। वो रात में डैनी की बेटी को प्यार करती है और फिर गीहुन के पास आती है और उससे वादा लेती है कि तुम इस खेल को अंत तक खेलोगे ताकि तुम डैनी और उसकी बेटी की मदद कर सको। ये वादा लेकर वो यहाँ से चली जाती है और वो रात में अपनी जान ले लेती है और उसका ये काम सभी खिलाड़ियों को एक बहुत बुरा झटका देता है। खैर, अगले खेल का टाइम आता है। खेल सिंपल था, उन्हें रस्सी कूदनी थी। ऐसा करते हुए उन्हें आगे बढ़ना था और पुल पार करना था। एक छोटी सी गलती भी उनकी जान ले सकती थी। सभी एक एक करके इसे पार करना शुरू करते हैं। कई वीआईपीएस भी इस खेल को देखने आए थे। वे इन खिलाड़ियों के बिहेवियर को ऑब्जर्व कर रहे थे और उन पर दांव लगा रहे थे। दूसरी ओर
जून हो की इस द्वीप की तलाश आखिरकार खत्म हो जाती है, क्योंकि इस बार उसने द्वीप की उस पहाड़ी को पहचान लिया था जिसके पास वो था। ये वही पहाड़ी है जहाँ से उसके भाई इन्होंने पिछले सीजन में उसे गोली मारी थी। खैर, सीन फिर से खेल में शिफ्ट हो जाते हैं और ये दिखाया जाता है कि एक लड़का बुरी तरह से लड़खड़ा रहा था। उसने खुद को बचाने के लिए पुल को भी पकड़ लिया, लेकिन ये बेकार था और आखिरकार वो बैलेंस नहीं रख सका और वो नीचे गिरकर मर जाता है। उसके पीछे के सभी खिलाड़ी डर के मारे और भी अलर्ट हो गए और उन्होंने बहुत सावधानी से कूदते हुए पुल पार करना शुरू कर दिया। खेल देख रहे वीआईपी ने तय किया कि जो बच्ची डैनी की बेटी है उसे भी एक खिलाड़ी के रूप में गिना जाएगा और उसे भी खेलना होगा। अब वो कैसे खेल सकती थी? यहाँ डैनी फिर से गीहुन से मदद मांगती है और वो उसकी मदद करने के लिए राजी हो जाता है। वो अपनी जैकेट उतारता है और उसे एक बेबी कैरियर में बदल देता है और बच्ची को अपनी छाती से बांध लेता है और फिर वो खेल शुरू करता है। जब सभी उस पुल को पार कर रहे थे तो सभी के लिए एक साथ कूदना बहुत मुश्किल हो रहा था। यदि कोई गिरने वाला होता तो वो खुद को बचाने के लिए किसी और को पकड़ लेता और इस तरह दूसरा खिलाड़ी भी उसके साथ गिर जाता और मर जाता। यहाँ तक कि कोई अपना बैलेंस बनाए रखने के लिए दूसरे खिलाड़ी को गिरा भी देता और इस तरह खेल चल रहा था। और आखिरकार अब गीहुन भी पुल पार कर गया और डैनी आखिरी बची थी जो इस पुल को पार नहीं कर सकी और वो भी इस खेल के अंत में मर जाती है। दूर से उसकी मौत को देखकर गीहुन बहुत प्रभावित होता है। यहाँ वीआईपी तय करते हैं कि अब बच्ची गीहुन के साथ खेलेगी। दूसरी ओर नो यूल, जो द्वीप से भागने की तैयारी कर रही थी, उसे नकाबपोश अधिकारियों द्वारा देखा जाता है और उसे रोकने के लिए वे हमला करने के लिए गार्ड भेजते हैं। जबकि अब खेल के बाद सभी बचे हुए खिलाड़ी लाउंज में वापस आते हैं। यहाँ जब खिलाड़ियों को पता चलता है कि डैनी की मौत के बाद भी उसके पैसे का हिस्सा उसकी बेटी को मिलेगा और इन खिलाड़ियों को नहीं दिया जाएगा, तो सभी बहुत गुस्सा हो जाते हैं। वे इस गरीब मासूम लड़की को मारने की भी प्लानिंग बनाते हैं, लेकिन गार्ड लड़की की जान बचाते हैं। लेकिन इस बच्ची का बचना इन खिलाड़ियों के लिए खतरा था, इसलिए उन्होंने तय किया कि गीहुन के साथ वे अगले खेल से पहले इस बच्ची को भी मार देंगे। अब ये साफ है कि खेल के आयोजकों, फ्रंटमैन जो उन पर नजर रख रहा था, उसे ये सब पता चल जाता है और आखिरी राउंड से पहले फ्रंटमैन गीहुन को अपने ऑफिस में मिलने के लिए बुलाता है और गीहुन ये देखकर चौंक जाता है कि फ्रंटमैन कोई और नहीं बल्कि इन्हो है, जिसे वो खेल की शुरुआत से ही अपना दोस्त मान रहा था और वो उसके प्रति सहानुभूति दिखा रहा था। उसकी मौत की खबर भी खेल के आयोजकों द्वारा कंफर्म की गई थी और वो उसकी मौत से भी दुखी था। लेकिन अब गीहुन का सभी पर से विश्वास फ्रंटमैन के रूप में उसे देखकर खत्म हो जाता है। फ्रंटमैन गीहुन को बताता है कि मैंने तुम्हें यहाँ एक डील ऑफर करने के लिए बुलाया है। वो उसे बताता है कि सभी खिलाड़ी तुम्हें और उस गरीब बच्ची को मारने की प्लानिंग बना रहे हैं, इसीलिए मैं तुम्हें एक डील ऑफर करता हूँ। खेल के आखिरी राउंड से पहले सभी को मार डालो और मैं तुम्हें ये सारी प्राइज मनी और ये बच्ची दे दूंगा। सीन जूनहो की ओर शिफ्ट होता है, जो इस द्वीप की बेसब्री से तलाश कर रहा था, लेकिन वो ये नहीं समझ पा रहा था कि उसकी तलाश अभी तक क्यों खत्म नहीं हुई थी। उसे पता चला कि उसके अपने साथियों में से एक उसे धोखा दे रहा था और गुमराह कर रहा था। वो असल में इन्हो का आदमी था और उसे इन्हो को इन्फॉर्मेशन देते हुए पकड़ा गया। जूनहो गुस्से और हताशा में उससे लड़ने लगा। इस आदमी का भी सभी को मारने का इरादा था, क्योंकि इन्हो ने उसे निर्देश दिया था कि यदि ये पुलिस वाले द्वीप तक पहुंचते हैं तो तुम्हें उन सभी को मार देना चाहिए। लेकिन अब वो खुद जूनहो से लड़ाई में मारा जाता है। इसी बीच नोयूल, जिस पर गार्डो द्वारा हमला किया जा रहा था, वे उससे एक डील करते हैं कि यदि तुम अपनी जान से प्यार करती हो तो तुम्हें द्वीप पर वापस आना चाहिए। वो राजी हो जाती है, लेकिन जाने से पहले वो किसी तरह उस लड़की के पिता को वहाँ से निकालने में कामयाब हो जाती है और फिर वो द्वीप पर लौट आती है और एक सीक्रेट रूम में आते ही अधिकारियों पर बंदूक तान देती है। कुछ अधिकारियों को मारते हुए और कुछ से लड़ते हुए वो अधिकारियों को उस आदमी के यहाँ आने और यहाँ से भागने के सभी सबूत मिटाने के लिए मजबूर करती है और वो अपने मिशन में भी सफल होती है। यहाँ रात में दिखाया जाता है कि गीहुन अभी भी ये तय करने में असमर्थ था कि उसे क्या करना चाहिए। क्या उसे वाकई सभी खिलाड़ियों को मारना चाहिए? इस दुविधा में वो अपने हाथ में चाकू लेकर सभी के बिस्तरों के पास जाता है, लेकिन उसकी अंतरात्मा उसे याद दिलाती है कि वो किसी को मारने से पहले एक हत्यारा नहीं है और इस तरह वो सभी को मारने के अपने फैसले को रद्द कर देता है। इन्हो, जो इस समय गीहुन पर कड़ी नजर रख रहा था, उसे अपना पास्ट याद आया जब उसे भी 2015 के खेल में यही ऑफर मिला था और उसने भी इस ऑफर को एक्सेप्ट किया था और सभी को मार डाला था। लेकिन गीहुन को देखकर उसे एहसास हुआ कि हर कोई उसकी तरह लालची नहीं होता। अब अगला दिन आता है और एक और खेल शुरू होता है। ये खेल पहले खेल से कहीं ज्यादा अजीब था। यहाँ 3 आकार आधारित टावर बने हुए थे
इन टावरों पर चढ़कर उन्हें अपने साथियों को धोखा देना था और अपनी जान बचाने के लिए सभी खिलाड़ियों को बाकी सभी को टावर से धकेलना था। यहाँ जैक भी सभी को सच्चाई बताता है कि वो इस बच्ची का बायोलॉजिकल पिता है, जिसकी सुरक्षा के बारे में अब उसे चिंता थी। उसे बचाने के लिए उसने पहले एक छड़ी पकड़ी और एक बूढ़े आदमी को उससे टावर से धकेल दिया और वो इसी तरह दूसरे आदमियों को मारना शुरू कर देता है। दूसरे खिलाड़ी भी अपनी जान बचाने के लिए एक दूसरे से लड़ रहे थे और जो भी उनमें से एक को नीचे फेंकने में सफल होता है वो इस तरह एक राउंड जीत जाता है। जैक ज्यादातर खिलाड़ियों को मार रहा था और नीचे धकेल रहा था ताकि उसकी प्राइज मनी बढ़ सके। यहाँ जैक एक बार फिर जबरदस्ती एक आदमी पर चाकू से हमला करना शुरू कर देता है और उसे मारने के बाद उसे नीचे फेंक देता है। सभी खिलाड़ी एक एक करके मारे जाते हैं और जैक और गीहुन बच जाते हैं। जैक गीहुन से कहता है, देखो तुम मुझे ये बच्ची दे दो, मैं इस बच्ची को नीचे धकेल दूंगा और तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। लेकिन गीहुन इस बच्ची से बहुत प्यार करता था, वो उसे किसी भी खतरे में नहीं डाल सकता था। इस बच्ची की वजह से उनके बीच लड़ाई छिड़ जाती है, लेकिन गीहुन खुद को और उस बच्ची को बचाने की कोशिश करता रहा। इस सारी गड़बड़ी के दौरान जैक आखिरकार अपनी बेटी को खींचने में सफल हो जाता है। वो अपनी बेटी को नीचे फेंकने वाला था। सभी वीआईपी उसे देख रहे थे, जबकि गीहुन उससे विनती कर रहा था, ऐसा मत करो, इस बच्ची को मत फेंको। आखिरकार गीहुन उस आदमी को बच्ची को पकड़ने के लिए धकेलता है और जल्दी से उसकी जैकेट पकड़ लेता है। यहाँ वो जैक की जान बचा सकता था। आखिरकार जैक नीचे गिरकर मर गया और आखिरी राउंड में हमें गीहुन को उस बच्ची के साथ दिखाया गया। खैर, हम इस द्वीप के बाहर देखते हैं कि जून हो भी इस द्वीप पर पहुंच गया था। वो उस आदमी को भी इस द्वीप के बाहर देखता है जिसे नो यूल ने निकाला था और उसे बचाता है, और फिर वो अपने सभी आदमियों के साथ उस द्वीप पर स्क्विड गेम के लोगों की तलाश में बाहर जाता है। खेल के आखिरी राउंड में दिखाया गया कि गीहुन के हाथ में वो बच्ची थी और वो गहरी सोच में था। वीआईपी भी इंसानी बिहेवियर को देखते हैं और गीहुन पर ये दांव लगाते हैं कि वो इस बच्ची को मार देगा और वो अपनी जान के साथ साथ प्राइज मनी भी बचा लेगा। अब गीहुन भी कुछ सोचते हुए आखिरी राउंड का बटन दबाता है और सभी वीआईपी ये देखने के लिए चौंक जाते हैं और इंतजार करते हैं कि गीहुन क्या करेगा। सभी को उम्मीद थी कि वो बच्ची को फेंक देगा, लेकिन गीहुन उसे एक तरफ रख देता है और वो बिना किसी भाव के अपनी जान ले लेता है। अपनी जान लेने के लिए वो खुद इस टावर से कूद गया और सभी वीआईपी और फ्रंटमैन इस एक्शन से चौंक गए। उसने साबित कर दिया था कि वो एक इंसान है और जानवर नहीं, और उसमें इंसानियत अभी भी जिंदा थी। वीआईपी ने सोचा भी नहीं था कि खेल इस तरह से बदलेगा। फ्रंटमैन भी गीहुन की मौत से बहुत परेशान हो गया। गीहुन आखिरकार 2 खेलों का विनर था, उसके पास बहुत पैसा था, वो एक शानदार जिंदगी जी सकता था, लेकिन उसने फिर भी अपने अंदर की इंसानियत को चुना और एक बच्ची को बचाने के लिए अपनी जान ले ली। अब फ्रंटमैन खुद से सवाल करता है कि उसकी इंसानियत कहाँ गायब हो गई। उसने सिर्फ एक खेल जीता था, अब वो वहाँ से बाहर आया जहाँ वो था और खेल की जगह पर आया और उसने छोटी लड़की को अपनी गोद में उठा लिया। इसे देखकर वो अभी भी गीहुन के बारे में सोच रहा था और जून हो इस दौरान यहाँ एंट्री करता है, जिसने आखिरकार अपने भाई को ढूंढ लिया था और वो अपने भाई पर पीछे से बंदूक तान देता है। वो उसे मारना चाहता था क्योंकि वो एक क्रिमिनल था, लेकिन वो ऐसा कर सका क्योंकि आखिरकार इन हो फ्रंटमैन उसका भाई था। रोते हुए वो सिर्फ जोर से चिल्ला सका कि तुमने ये सब क्यों किया। इन हो, जिसे अब पता चल गया था कि पुलिस यहाँ आ गई है, उसने तुरंत सभी सबूतों को हटाने के लिए इस जगह को उड़ाने का आदेश दिया। यहाँ कई बम रखे गए हैं और उन पर 30 मिनट का टाइमर सेट किया गया है और सभी वीआईपी जल्दी से यहाँ से जाने की तैयारी शुरू कर देते हैं। वीआईपी के साथ फ्रंटमैन और नो यूल भी यहाँ से निकलने में कामयाब हो जाते हैं। खैर, अब ये सुविधा नष्ट हो जाती है, खेल खत्म हो जाता है। 6 महीने बाद कहानी का नया चैप्टर सामने आता है। जब जून हो अपने घर लौटता है, उसे अपने घर पर एक पार्सल मिलता है। इस पार्सल में वही बच्ची और उसकी जीती हुई प्राइज मनी भी थी जो इन्होंने उसके लिए भेजी थी, क्योंकि उसे लगा था कि उसका भाई एक अच्छी जिंदगी जीने का हकदार है और साथ ही ये छोटी लड़की भी एक अच्छी जिंदगी की हकदार है जो सिर्फ जून हो उसे दे सकता है। फिल्म के पोस्ट क्रेडिट सीन में हम फ्रंटमैन को देखते हैं जो गीहुन की बेटी से मिलने जाता है। वो गीहुन की मौत की खबर उसकी बेटी को देता है और वो उसे गीहुन का कार्ड भी देता है जिसमें उसकी सारी जीती हुई रकम थी। इसके बाद जब वो यहाँ से जाने वाला था, तब उसने गली में एक लड़की को देखा जो दत्कजी खेल खेलकर स्क्विड गेम के खिलाड़ियों की भर्ती कर रही थी। इसे देखकर इन्हो समझ गया कि भले ही वो सुविधा नष्ट हो गई हो, लेकिन स्क्विड गेम खत्म नहीं हुआ है। अब ये पूरी दुनिया में चलेगा और इस बार अमेरिका में खेला जाएगा, जिसका साफ मतलब है कि स्क्विड गेम का अगला पार्ट भी आएगा।
तो दोस्तों, आपको ये सीजन 3 कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलती हूँ आपको बहुत ही जल्द अगले वीडियो के साथ।